हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 5 में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सच अ सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या है? अगर जो रिजल्टेंट है नंबर ऑफ फोर्सेस का किसी पार्टिकल में जो एक्ट कर रहा है वो जीरो है, ठीक है, तो पार्टिकल किस में होगा? पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब इस तरह के जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, जो सेट ऑफ फोर्सेस हैं जिनका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है, वो क्या है? वो इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहलाते हैं। जो फोर्सेस हैं, जो सेट ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में लाता है उसे इक्विलिब्रेंट कहते हैं। मतलब जो फोर्स सेट ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में ला रहा है उसको इक्विलिब्रेंट कहते हैं। अब इक्विलिब्रेंट क्या रहता है? इक्विलिब्रेंट इक्वल होता है किसके? रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब अगर डायरेक्शन रिजल्टेंट का ये है तो इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन कैसा होगा? अपोजिट होगा इसके रिजल्टेंट की। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब बात कर लेंगे मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। दो देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ स्टडिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, येट द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिटिकल एंड ग्राफिकल मेथड। तो हम इक्विलिब्रियम फोर्सेस की स्टडी में दो मेथड पढ़ेंगे, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस में बी स्टडीड एनालिटिकली बाय लैमिस थ्योरम एज डिस्कस्ड बिलो। तो जो इक्विलिब्रियम है कोप्लेनर फोर्सेस का, उसको स्टडी करने के लिए एनालिटिकली हम लैमिस थ्योरम को यूज़ करते हैं। अब लैमिस थ्योरम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट स्टेट्स इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ओके, मीन्स P by sin alpha is equal to Q by sin beta is equal to R by sin gamma, where P, Q, R are three forces and alpha, beta, gamma are the angle as shown in figure. This is the figure. तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है? अगर तीन कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो फिर जो हर फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल जो दो अदर बनाएंगे उसके इक्वल होगा। मतलब जैसे ये तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं P, Q, R, ठीक है, अगर ये तीनों कैसे इक्विलिब्रियम में है तो जो P अपॉन साइन अल्फा होगा, मतलब P जो है फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। तो P के अपोजिट जो QR है वो जो एंगल बना रहे हैं अल्फा, उसके साइन, मतलब P प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा के, ऐसी Q प्रोपोर्शनल होगा साइन बीटा की, ये बीटा है। R प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा के। तो यही हम मैथमेटिकली लिख देते हैं P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। और तीनों फोर्सेस कैसे हैं? ये कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। P, Q, R यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, अल्फा, बीटा, गामा क्या है? एंगल है जो दो आर्म के बीच में बन रहा है, ठीक है। अब तीनों का सम क्या होगा? 360 डिग्री। अब इसका प्रूफ अगर हम देखना चाहें तो प्रूफ हम देख सकते हैं। तो हम कंसीडर कर लेते हैं तीन कोप्लेनर फोर्सेस P, Q, R किसी भी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। O पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ये O पॉइंट है, यहाँ पे तीन P, Q, R फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपोजिट एंगल जो है P, Q, R के वो क्या है? अल्फा, बीटा, गामा है। यहाँ पे P के अपोजिट जो एंगल बन रहा है ये अल्फा एंगल बन रहा है।
Q के अपोजिट जो P और R जो एंगल बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, बीटा एंगल बना रहे हैं। ऐसे R के अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो गामा एंगल बन रहा है। अब क्या करते हैं अब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं OACB। इसमें OA और OB जो है वो एडजेसेंट साइड होगा, ठीक है, जो इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में। तो OACB ये क्या है, हम इससे पैरेललोग्राम कंप्लीट हमने कर लिया। अब हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस PO और Q का, उसको हम कैसे दे सकते हैं, उसको हम डायगोनल OC जो है उससे रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, जो डायगोनल है OC। These forces are in equilibrium, therefore resultant of forces P and Q must be lie in line with OD and equal to R but in opposite direction। जैसा कि ये तीन फोर्सेस कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा फोर्सेस का P और Q का, वो किसकी लाइन में होना चाहिए, OD के, ठीक है, और इक्वल होना चाहिए R के, लेकिन डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। मतलब P और Q, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, OC हो गया, और जो OC है और ये जो R है, ठीक है, ये कैसा होगा, ये इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको अपवर्ड दिख रही है, डाउनवर्ड दिख रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब ज्योमेट्री से, फिगर की ज्योमेट्री से हम क्या देख रहे हैं, BC = P है और AC = Q है, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है यहाँ पे। देयरफॉर एंगल AOC = 180 - बीटा हो गया, ठीक है। AOC कौन सा एंगल है, AOC ये एंगल है, तो ये बीटा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 180 - बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल ACO, की बात कर लेते हैं। एंगल ACO ये एंगल किसके इक्वल है, BOC के इक्वल है, BOC इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब इस एंगल के इक्वल है, ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 - अल्फा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो ट्राइंगल होता है उसके बेस पे। तो एंगल BOC हो गया 180 - अल्फा इक्वल टू एंगल ACO 180 - अल्फा। अब एंगल CAO की बात कर लेते हैं, CAO ये जो एंगल है, ठीक है, ये कितना होगा, 180 - एंगल AOC + ACO। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं AOC की और एंगल ACO की, तो यहाँ पे आ गया अल्फा + बीटा - 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा कितना है, 360 डिग्री है। तो जो ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने जो ये देखा है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, ये अल्फा + बीटा + गामा = 360 डिग्री है, इसमें से हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड से 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। तो 180 डिग्री यहाँ माइनस कर दिया, हम 180 डिग्री माइनस कर दिया, तो अल्फा + बीटा - 180 एक साथ लिख लिया, प्लस गामा = 360 - 180, ये 180 हो जाएगा। अब अल्फा + बीटा - 180 डिग्री ये किसके इक्वल है, एंगल CAO के। यहाँ पे हमने देखा है एंगल CAO के इक्वल क्या है, अल्फा + बीटा - 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल CAO = 180 - गामा हो जाएगा, गामा इधर चला गया तो 180 - गामा हो। अब ट्राइंगल AOC में देख लेते हैं, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, साइन रूल लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाया हमने, साइन रूल लगा दिया। बाय साइन रूल OA/sin एंगल ACO = AC/sin एंगल AOC = OC/sin एंगल CAO। तो ACO की वैल्यू रख देते हैं 180 - अल्फा, AOC की वैल्यू रख देते हैं 180 - बीटा, CAO की वैल्यू रख देते हैं 180 - गामा।
180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है? साइन बीटा। साइन 180 माइनस गामा क्या होता है? साइन गामा। तो ये प्रूफ हो गया साइन, ये प्रूफ हो गया P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कभी कभी जो न्यूमेरिकल मेथड है वो टीडियस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो जो इक्विलिब्रियम होता है ऐसे फोर्सेस का, उसको हम स्टडी करते हैं ग्राफिकली बाय ड्राइंग द वेक्टर डायग्राम। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम ये कर सकते हैं? पहला है कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। पहला जो है कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, इसमें क्या कहा गया है? If three forces acting at a point are represented in magnitude and direction by the three sides of the triangle taken in order, the forces will be in equilibrium. अगर कोई भी तीन फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट में, ठीक है, अगर उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल से हम दिखाते हैं जो एक ही ऑर्डर पे दिए गए हैं, तो फोर्सेस कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। अब दूसरा है कन्वर्स ऑफ द लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो जो पॉलीगन ऑफ फोर्सेस है, जो उसका लॉ है, उसका कन्वर्स है ये कि if any number of forces acting at a point be represented in magnitude and direction by the sides of the closed polygon taken in order, the forces shall be in equilibrium. तो अगर हम नंबर ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं तो जो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हम साइड्स ऑफ द पॉलीगन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ऑर्डर में लिए गए हों। ठीक है, तो जो फोर्सेस होंगे वो किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। बात कर लेते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। कंसीडर करते हैं एक बॉडी जिस पे क्या कर रहा हूँ, जिसमें नंबर ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा, ठीक है, तो इनका रिजल्ट होगा इन फोर्सेस का बॉडी के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं? द बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है। बॉडी में रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, बॉडी खुद के रोटेट कर सकती है खुद के एक्सिस के अबाउट बिना मूव किए। द बॉडी में मूव इन एनी वन डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम इट में आल्सो रोटेट अबाउट इटसेल्फ। बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है और उसके अलावा बॉडी रोटेट भी कर सकती है अपनी खुद की एक्सिस पे। ठीक है, मतलब खुद की एक्सिस पे मूव रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है किसी एक डायरेक्शन में। द बॉडी में बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, जो बॉडी है वो कम्प्लीटली रेस्ट पे भी रह सकती है। ठीक है, तो जो ये सब स्टडी है 4 स्टेट्स में, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला जो है कि बॉडी moves in any direction, it means that there is a resultant force acting on it. Little consideration will show that if the body is to be at rest or in equilibrium, the resultant force causing movement must be zero. In other words, the horizontal component of all the forces sigma h and vertical component of all the forces must be zero. Mathematically, sigma h is equal to 0, sigma b is equal to 0. तो जो पहला केस है जिसमें बॉडी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस केस में क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कि आपका सिग्मा एच इज इक्वल टू 0 होगा और सिग्मा बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये पहला केस होगा। अब जो दूसरा केस है उसमें क्या कहा गया है कि बॉडी जो है रोटेट करेगी अबाउट इटसेल्फ और मूव नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब है एक सिंगल रिजल्टेंट कपल जो होगा एक्ट करेगा उस पर और कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहेगा। अब क्या है कि अगर बॉडी को रेस्ट में इक्विलिब्रियम में रहना है तो मोमेंट जो होगा इस कपल का जो रोटेशन को कॉज कर रहा है वो कैसा होगा? वो 0 होगा। ठीक है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0, ये होगा दूसरा केस। अब तीसरा केस जो है उसमें क्या है? बॉडी मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में और एट द सेम टाइम वो क्या कर रही है? रोटेट कर रही है अबाउट इटसेल्फ। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो रिजल्टेंट कपल है
वो एक्ट कर रहा है उस पर, ठीक है। अब हम थोड़ा अगर ध्यान दें तो हमें पता चलेगा अगर बॉडी को रेस्ट में या इक्विलिब्रियम में रहना है तो रिजल्टेंट फोर्स जो मूवमेंट को कॉज कर रहा है और जो रिजल्टेंट मूवमेंट है जो कपल को कॉज कर रहा है, वो जो रोटेशन को कॉज कर रहा है, वो कैसे होंगे, वो जीरो होंगे, ठीक है। मतलब सिग्मा H इक्वल टू जीरो होगा, सिग्मा B इक्वल टू जीरो होगा और सिग्मा M इक्वल टू जीरो होगा। आप पहले केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई बॉडी है जो कम्प्लीटली रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि वहाँ पर ना कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, ना ही कोई कपल एक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब सिग्मा H इक्वल टू जीरो है, सिग्मा B इक्वल टू जीरो है, सिग्मा M इक्वल टू जीरो है। तो जो ये एबव मेंशन्ड तीन इक्वेशन है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब सिग्मा B इक्वल टू जीरो, सिग्मा H इक्वल टू जीरो और सिग्मा M इक्वल टू जीरो, जो ये तीन कंडीशन है, इसे ही क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। इन जनरल तीन तरह के जो इक्विलिब्रियम के टाइप है वो है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम। A body is said to be in stable equilibrium if it returns back to its original position after it's slightly displaced from its position of rest. This happens when some additional force set up due to displacement and bring the body back to its original position. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये फिगर है। ये अगर कोई बॉडी को हम डिस्प्लेस कर दिए हैं, ठीक है, तो बॉडी वापस क्या हो रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी बॉडी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रही है। ये क्या कहलाता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर if a body is said to be in unstable equilibrium if it does not return to its original position and heels further away after slightly displaced from its position of rest. This happens when the additional force moves the body away from the position of rest. ये जो दूसरा फिगर है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अगर बॉडी को हमने क्या है उसके पोजीशन ऑफ रेस्ट से वो मूव करा किसी डायरेक्शन में, वो अगेन जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट ऑक्युपाइज अ न्यू पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. This happens when no additional force set up due to the displacement. अब बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, अगर इसमें कोई, तो क्या होगा, अगर इसको डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, तो एक नई पोजीशन इसने क्या करा, एक नई पोजीशन पे चला गया ये, ठीक है, अब वापस ये अपने जगह पे नहीं आता है। ये जो केस है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। इसमें कोई एडिशनल जो फोर्सेस है वो सेटअप नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं, ये मूव कर गया और दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। बाकी जो केसेस हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो वापस से इसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर है ऐसी इस केस में भी है, अगर तो ये वापस उसको अपनी पोजीशन पे नहीं लाता है, उसकी पोजीशन से उसको मूव करा देता है। अब बात कर लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। In many problems it is essential to isolate the body from the concentration from the other bodies in contact and draw all the forces acting on the body. For this, first the body is drawn and then applied forces. Self-weight and the reactions at the point of contact with other bodies are drawn. Such a diagram of the body in which the body under concentration is freed from all the contact surface and shows all the forces acting on it is called free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम क्या है,
फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो भी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, तो जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं उससे हम उस बॉडी को क्या करते हैं, आइसोलेट कर दें या उसको फ्री कर दें, ठीक है। और जितने भी फोर्सेस उसमें एक्ट कर रहे हैं उनको हम उसमें शो करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रिएक्शन है कॉन्टेक्ट सरफेस में उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये जो डायग्राम बनता है इसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कैसे बनते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ये एक बॉडी है जो इस सरफेस पे क्या हुआ है, इस सरफेस में रखी हुई है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है तो जो भी फोर्सेस इसमें ऐड कर रहा है वो हमें शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट W डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स R आएगा, ठीक है। तो ये W और R हमने यहाँ पे शो करा, और ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस इसको हमने रिमूव कर दिया और सभी फोर्सेस में को इसमें शो कर दिया। तो यही जो है ये इसको कहते हैं हम क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे यहाँ पर इस जगह पे आप ये दूसरा फिगर इसमें देख रहे होंगे, यहाँ पे एक बॉल है जो एक स्ट्रिंग से टाइड है, और यहाँ पे ये किसके कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे जहाँ पे ये कांटेक्ट में यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, और यहाँ पे एक डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करेगा। तो इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। और ये डायग्राम है ये फ्री है किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस से, इसलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोल दिया हमने, ठीक है। लेकिन जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको हम इस पर शो कर देते हैं। जो सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा, ये आ गया R2, ये आ गया R1, इसका वेट CG पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये P फोर्सेस एक्ट कर रहा है जो यहाँ पे ये, उसको हमने यहाँ पे शो कर दिया। सिमिलरली इस पर भी ये 600 न्यूटन का वेट है, इसमें यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ भी जितना यहाँ पे टेंशन फोर्स है वहाँ यहाँ पे भी टेंशन फोर्स आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा R, ये यहाँ पे शो कर दिया। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A string ABCD attached to the fixed point A and D has two equal weights of 1000 Newton attached to it at B and C. The weight rests with the portion AB and CD inclined at angles shown in figure. Find the tension in the portion AB, BC and CD of the string if the inclination of the portion BC with the vertical is 120 degree. तो ये जो डायग्राम है इसमें ये दिया हुआ है कि B पे 1000 न्यूटन, C पे 1000 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ये एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री एंगल यहाँ पे A पे बन रहा है वर्टिकल के साथ, और यहाँ वर्टिकल के साथ B पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो D पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है वर्टिकल के साथ। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है लोड गिवन है B और C पे 1000 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम B का क्या करते हैं, B पॉइंट पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। B पॉइंट पे जो जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन सा। तो पहला है कि जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है AB, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि वेट नीचे इसको ले जाएगा तो यहाँ पे टेंशन फोर्स आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स आएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन फोर्स आएगा। तो पॉइंट जॉइंट B को कंसिडर करते हैं, तो B से जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये फोर्स बाहर की तरफ ये जा रहा है क्योंकि टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे ये सी इधर जा रहा है, और एक डाउनवर्ड 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कहाँ पर, B पर। यहाँ पर ये एंगल कितना है 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री गिवन है, TAB, TBC और ये 1000 है। ऐसी C जॉइंट पे क्या होगा, 120 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, TBC ये फोर्स है, TCD एक फोर्स है, 1000 न्यूटन का फोर्स है। तो लेमिस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं जॉइंट B पे। लेमिस थ्योरम क्या होता है, TAB अपॉन साइन 60 इक्वल टू TBC अपॉन साइन 150 इक्वल टू 1000 अपॉन साइन 150, ठीक है। मतलब TAB के अपोजिट जो एंगल है ये TAB अपॉन साइन 60, TBC अपॉन साइन 150, 1000 अपॉन साइन 120, ठीक है।
1000 अपॉन साइन 150, 120 प्लस 30, 150। पहले दो को हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, टी ए बी आ गया। पहले इसको और इसको, इन दोनों को हम कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी ए बी आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो और इक्वेट करेंगे तो सिमिलरली इनको भी अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड केस में टी बी सी आ जाएगा। तो हमको टी ए बी मिल गया और टी बी सी मिल गया। अप्लाई करते हैं लेमिस थ्योरम जॉइंट सी पे, ठीक है। जॉइंट सी पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टी बी सी अपॉन साइन 120, टी सी डी अपॉन साइन 120, 1000 अपॉन साइन 120, ठीक है। ये आ गया, इसे टी सी डी आ गया कितना, 1000 न्यूटन। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।